रिकॉर्डिंग्स है ना, वो एक्चुअली मैंने अपलोड भी कर दी है। आपका जो ऐप है, उस ऐप पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा जो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। बाई चांस अगर आप किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए या फिर अच्छी तरह से नहीं देख पाए या समझ में नहीं आया, तो आप उसको वापस से देख सकते हैं लिंक से। ठीक है, आपको ऐप पर मिल जाएगा। जब आप केमिस्ट्री वाली क्लास देखेंगे तो वहाँ दिख गया होगा वैसे आप लोगों को। ठीक, ओके। अब देखिए इसके अंदर हमने जो लास्ट क्लास में देखा था, इट वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये देखा था। स्टडी ऑफ कैथोड रेज, स्टडी ऑफ एनोड रेज। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं उसके बारे में। देखिए हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि एक्चुअली कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी होती है। जब हमने कैथोड रेज की स्टडी की तो हमें पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा कि जो कैथोड रेज थी उनकी हमने कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि जब उसको स्टडी किया गया तो ये पता चला कि E अपॉन एन की वैल्यू जो है, चार्ज एंड मास का जो रेशियो है किसी कैथोड रेज के पार्टिकल्स के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो फिर चाहे आप कोई सी भी गैस लें उस ट्यूब में या फिर कोई भी इलेक्ट्रोड ले, किसी भी मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड ले, सबके लिए वो चीज वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा यूनिट चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू जो है किसी भी एटम के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए सेम रहती है, वो यूनिवर्सल पार्टिकल है। दूसरा, फिर जब हमने एनोड रेज की स्टडी की तो एनोड रेज को हमने पता चला हमें कि एनोड रेज जो है वो प्रोटॉन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और जो प्रोटॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने देखा। उनका मास जो होता है इट इज 1837 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ग्रेटर होता है और हाइड्रोजन एटम के लगभग इक्वल होता है किसका, प्रोटॉन का मास। इसके अलावा फिर देखो, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई या प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, तो इससे पहले साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि एक एटम जो है वो किसी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स। तो उनको ये लगा कि अब आगे और कोई पार्टिकल इसमें नहीं होना चाहिए, तो कुछ दिनों तक कोई भी नया पार्टिकल नहीं मिला। इसके बाद जब फर्दर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिन साइंटिस्ट का नाम था चैडविक, तो चैडविक एक बॉम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लाइट जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम, बोरॉन, इनके ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की और इनको बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। इन्होंने ये देखा कि जब ये बॉम्बार्डिंग की तो कुछ ऐसे पार्टिकल रिलीज हो रहे थे जिनमें मास तो था, ठीक है, बट दे डिड नॉट हैव चार्ज ऑन इट। उनके ऊपर चार्ज बिल्कुल भी नहीं था। तो वो बिना मास वाले और बिना चार्ज वाले जो पार्टिकल्स थे उन्हीं को ही न्यूट्रॉन कंसीडर किया गया। तो यहां हम देखते हैं न्यूट्रॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया। तो हम बात कर रहे हैं अभी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। देखिए कि अगर हम लेते हैं बेरिलियम, तो बेरिलियम जो है हमें पता है इसका जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 है और इसका एटॉमिक मास 9 होता है। इस पर हम हीलियम पार्टिकल्स जो होते हैं, डाई पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है, इनकी बॉम्बार्डिंग कराएंगे जिसे हम अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। तो जब अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग आप बेरिलियम पर करवाते हैं तो इस बॉम्बार्डिंग से क्या होता है कि कुछ नए एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं और कुछ और पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे हीलियम की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है। तो 2 and 4 कितना हो गया, 6। तो एक 6 एटॉमिक नंबर वाला नया पार्टिकल बना, वो क्या हो सकता है, कार्बन। और जिसका एटॉमिक मास जो था वो ध्यान रखना, यहाँ 4 और 9 13 होता है, बट इसका जो एटॉमिक मास आया वो हमारे 13 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास था वो 12 था। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जिनका एटॉमिक मास जो था ना बेटा ध्यान रखना, वो तो 1 था बट इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो ये जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैविंग यूनिट एटॉमिक मास बट नो चार्ज, सो दीज टाइप ऑफ पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। इनको क्या कहा गया, इन्हीं को न्यूट्रॉन कहा गया। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन हुआ। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन। इसी तरह से हीलियम पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम डाई पॉजिटिव पार्टिकल्स, अगर इसकी बॉम्बार्डिंग हम बोरोन पर कराते हैं
ठीक है। तो बोरोन क्या है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 नंबर पर आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है एंड एटॉमिक मास इज 11। ठीक है। अब इनके जब इसकी बॉम्बार्डिंग, यानी ये अल्फा पार्टिकल है, ध्यान रखना, हीलियम डाई पॉजिटिव को हमेशा अपन अल्फा पार्टिकल बोलेंगे यहाँ। ठीक है। ये जो अल्फा पार्टिकल है, इसकी बॉम्बार्डिंग जब इसके ऊपर कराई तो हमारे पास कुछ नए एलिमेंट्स प्रोड्यूस हुए, और उन एलिमेंट्स में देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास 5 और 2 7 नंबर पर कौन आता है, नाइट्रोजन। तो एक तो नाइट्रोजन एलिमेंट बना, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना था, 7 था। और एटॉमिक मास अगर अपन देखते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है 14, लेकिन यहां पर आपके पास एटॉमिक मास कितना है, देखो 11 + 4 15 हो रहा है दैट, और यहाँ 14 बन रहा है, दैट मीन 1 यूनिट एटॉमिक मास जो है और प्रोड्यूस हुआ, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उसी को क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। तो इस तरह से न्यूट्रॉन वो पार्टिकल्स है जो अल्फा पार्टिकल की जब बॉम्बार्डिंग कराते हैं अपन बेरिलियम और बोरोन पर, तो प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, वो न्यूट्रल है। ऐसे पार्टिकल को हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। अब न्यूट्रॉन के लिए अगर हम बात करते हैं, देखिए चार्ज की, तो चार्ज तो मैंने बता दिया इसका कितना है, 0 है। लेकिन अगर मैं मास की बात करता हूं कि न्यूट्रॉन का मास कितना है, तो एक्चुअली न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 × 10⁻⁻27। तो ये जो मैंने मास लिखा है बेटा, ठीक है, ये ग्राम में जो मैंने मास लिखा है, इसको ध्यान से समझना। ये मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा है, थोड़ा सा ही ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास था वो कितना था अपने पास, मास ऑफ प्रोटॉन था आपके पास 1.672 × 10⁻⁻27 ग्राम। तो अगर अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इफ वी कंपेयर द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम देखते हैं इसमें केवल ये वैल्यू डिफरेंस है। देखो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा मास जो होता है वो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो अब जो हमने 3 हो गया, अब अपन आगे बात करते हैं। तो ये बेटा समझ में आ गया ना, न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर किया गया, जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग किसी दूसरे लाइट एलिमेंट्स के ऊपर की गई, तो कुछ इस तरह के पार्टिकल प्रोड्यूस हुए जिनके ऊपर कोई भी मास नहीं था, सॉरी, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बट उनमें यूनिट मास था, ठीक है। और ऐसे पार्टिकल्स को हमने न्यूट्रॉन कहा, ठीक है। न्यूट्रल वर्ड से बना हुआ है, न्यूट्रल मतलब होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल से, इसलिए इनको न्यूट्रॉन कहा गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसको अगर अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करें, ठीक है ना, कि किसका मास सबसे कम है, किसका मास सबसे ज्यादा है, तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, जो अपने 3 फंडामेंटल पार्टिकल देखे हैं। इलेक्ट्रॉन से हैवी पार्टिकल प्रोटॉन है और प्रोटॉन से हैवी न्यूट्रॉन है। ये इनके मास का ऑर्डर है, ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ मास, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मास जो ऑफ पार्टिकल जो है फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट है, फिर उससे प्रोटॉन है, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे इनकी डिस्कवरी का ऑर्डर क्या था, तो इनकी डिस्कवरी का ऑर्डर सिंपल सा है। सबसे पहले अपन ने किसको पढ़ा, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया, और प्रोटॉन को डिस्कवर करने के बाद न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। न्यूट्रॉन को ध्यान रखें सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया, ठीक है ना, पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। तो ये 2 चीज क्लियर है बेटा, ये कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, एक तो इनके मास का ऑर्डर क्या होगा और दूसरे इनके डिस्कवरी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और जब ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कवर कर लिया गया, अब आगे चलते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। जब इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कवर कर लिया गया, तो फिर साइंटिस्ट को ये था कि भाई अब ये पता लगाएं कि वेयर दीज पार्टिकल्स आर सिचुएटेड इन एटम, कि एटम में ये पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी पोजीशन क्या होती है, ये कहां पर सिचुएटेड होते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता, ठीक है ना। ये तो पता चल गया कि एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट दे वर क्यूरियस टू नो कि वेयर दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर सिचुएटेड इन एटम। तो इसके लिए उस समय अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, अलग अलग मॉडल्स दिए गए। कुछ मॉडल एक्सपेरिमेंट के बेस पर थे, कुछ मॉडल यूं ही दे दिए गए, जो फेमस साइंटिस्ट थे उन्होंने दे दिया। अब जैसे उनमें से एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे जे थॉमसन।
ठीक है। अब नेचुरल है कि भाई जो स्ट्रेमस होता है तो उसकी बात लोग मान लेते हैं, ठीक है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो जे थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया और उस मॉडल के अंदर उसने कुछ पॉइंट्स बताए जिसको उस समय तो एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया वो भी एक्सपेरिमेंट के बेस पर, तो ये वाला मॉडल जो था इसको हटा दिया गया, फिर उस मॉडल को ज्यादा वेटेज दिया गया। तो अपन देखें जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया गया इसे हम थॉमसन, इस मॉडल को हम कहते हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं इसे, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, अब ये प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल क्या था समझते हैं। तो देखिए इस मॉडल में थॉमसन ने कहा था कि पूरा जो एटम है वो और कुछ नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज आयंस का एक स्फीयर है। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज आयंस का एक स्फीयर है। तो जैसे पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज आयंस का, और इसमें बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास मेलन के अंदर उसके सीड्स होते हैं या पुडिंग में प्लम्स सिचुएटेड होते हैं ऐसे। तो उसने कहा ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से सिचुएटेड है। ठीक है, इनको तो इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया गया, इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो था जो हमारे पास में ये जो दिख रहा है प्लस पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर कंसीडर किया गया। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि इसे फिर पढ़ क्यों रहे हैं जब ये गलत ही है मॉडल तो। ठीक है, इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं हम, तो ये चीज समझने वाली है। एक्चुअली इस मॉडल में एक सही बात थी, और सही बात ये थी, उसने ये कहा कि किसी भी एटम के अंदर, जैसे उसने कहा कि एटम जो है एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर एम्बेडेड लाइक पुडिंग, प्लम्स इन पुडिंग, इस तरह से एम्बेडेड होते हैं। बट उसने एक चीज कही कि टोटल नेगेटिव चार्ज इन एन एटम इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना ही उनमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है इस पूरे स्फीयर में, इसलिए पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो ये बात तो सही है, ये बात तो आज भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी एटम है उस एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से। दैट्स व्हाई होल एटम रिमेन न्यूट्रल, पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल बना रहता है। ठीक है, लेकिन जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था इलेक्ट्रॉन्स का, कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, जैसे कि सीड्स जो होते हैं वो मेलन के अंदर पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सिमिलरली उसने कहा इलेक्ट्रॉन पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर किया। वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है उसको उसने पॉजिटिव पार्ट मान लिया और सीड्स को नेगेटिव पार्ट मान लिया। ठीक है, लेकिन ये इसकी स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि इसने जो एक फंडामेंटल बात बोली थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई द होल एटम रिमेन न्यूट्रल, इसलिए ये एक्सेप्टेबल था। ठीक है, अब इसके बाद में इस मॉडल के बाद एक मॉडल और दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रदरफोर्ड। हाँ, लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना बेटा, वो पूरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था। उसने पूरी अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट किया और फिर अपने मॉडल को सामने पेश किया। ठीक है, अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या था समझते हैं अपन। हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एटम का रदरफोर्ड मॉडल। इस मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए इस मॉडल का सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहली बार इस मॉडल के थ्रू पता चला कि एटम में कोई न्यूक्लियस जैसी चीज भी होती है। तो जब हम रदरफोर्ड मॉडल की स्टडी करते हैं तो साथ में हम इसकी स्टडी अपने आप कर लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो इसी मॉडल से हुई थी। इससे पहले नहीं पता था कि एटम में कोई न्यूक्लियस जैसी चीज होती है, और जब ये मॉडल दिया गया तो एटम में न्यूक्लियस के बारे में पता चला। अब इस मॉडल के अंदर क्या बताया गया, हम ये चीज देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, कंक्लूजन कैसे निकाले गए। देखिए इस मॉडल में क्या किया गया, पहले एक एक्सपेरिमेंट दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एक लेड का बॉक्स लिया, ये एक लेड बॉक्स है, बॉक्स ऑफ लेड पीबी। ठीक है, पीबी का बना हुआ बॉक्स है, यहां पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दिया गया।
ठीक है, दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब नेचुरल है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यहां से एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी और ये बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट बिल्कुल जाएगी, क्योंकि अपन ने इसको यहाँ इस तरह से ब्लॉक में रखा है कि यहाँ से केवल एक बीम ही प्रोड्यूस हो। फिर यहाँ पर एक स्लिट लगा दी गई है, यहाँ हम एक स्लिट लगा देते हैं। स्लिट क्या होता है, ताकि लाइट जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाए, तो यहाँ हमने इस तरह से एक स्लिट को लगा दिया है। तो स्लिट में जो छोटा सा गैप है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाइट एंटर करेगी, ये स्लिट लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये लाइट आगे जा रही है, देखो ये लाइट आगे गई, इसको आगे इंसिडेंट किया गया किसके ऊपर, एक प्लेटिनम फॉइल के ऊपर। यहाँ एक प्लेटिनम फॉइल लगा देते हैं, इस तरह से एक प्लेटिनम फॉइल लगा दी गई, ये प्लेटिनम फॉइल है और इसके ऊपर इंसिडेंट किया गया। और प्लेटिनम फॉइल को लगाने के बाद इसके जस्ट पीछे की तरफ, इसके जस्ट पीछे की तरफ क्या किया गया, एक सर्कुलर स्क्रीन लगाया गया, इस तरह से एक सर्कुलर स्क्रीन लगाया गया। इस सर्कुलर स्क्रीन के अंदर की तरफ ध्यान रखना एक कोटिंग की गई, इस तरह से एक कोटिंग की गई है और वो कोटिंग जो है वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। एक्चुअली जिंक सल्फाइड की कोटिंग हम क्यों करते हैं, जिंक सल्फाइड की कोटिंग बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है और जब लाइट इस पे स्ट्राइक करेगी या रेज इससे जाकर के टकराएगी तो वहीं पर एक ग्लो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वहां पर ग्लो प्रोड्यूस होगा। यहाँ जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग कर दी है। अब इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने फिर कुछ ऑब्जर्वेशन देखी कि यहाँ से जब प्लेटिनम फॉइल जो कि 1 नैनोमीटर, ध्यान रखना इसकी जो विड्थ थी ना प्लेटिनम फॉइल की, ठीक है, 1 नैनोमीटर ये चौड़ी थी, तो बहुत बहुत पतली फॉइल थी ये। तो यहां इसने देखा कि जब इस पे स्ट्राइक किया तो इसको कुछ कंक्लूजन्स मिले कि लगभग 99.9% रेज जो थी, रेज, ठीक है, पास्ट विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन के 99.9% रेज जो थी वो सीधी निकल गई, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से सीधी निकल गई और यहां पर स्ट्राइक करेंगी ये रेज। और ये रेज जब यहाँ स्ट्राइक करेंगी तो नेचुरल है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक ग्लो प्रोड्यूस होगा, एक ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी, तो पता चल जाएगी कि रेज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसने देखा कि लगभग 1 आउट ऑफ 2000 रेज, 2000 रेज में से कोई एक रे, ठीक है, फ्यू रेज जो थी, 1 रे, ये क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, किसी छोटे एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे जाना तो स्ट्रेट चाहिए था लेकिन वो रे यहां से इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है, इस डायरेक्शन में चली गई या इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। और हमें कैसे पता चला डिफ्लेक्ट हुई, हमने देखा कि यहां पर ब्राइटनेस प्रोड्यूस हो रही है। अब यहां ब्राइटनेस प्रोड्यूस होने का मतलब यही है कि रेज जो है वो जरूर यहां से डिफ्लेक्ट हुई है और मुड़ करके यहां पर टकरा गई, ठीक है। और फिर क्या देखा कि लगभग इसको थोड़ा सा और वाइट कर दें, ये सर्किल को यहां से कर दें, ठीक है। तो फिर यहां पर देखा कि 1 आउट ऑफ 20,000 रेज, लगभग 20,000 में से कोई एक रे जो थी वो क्या हुआ, बाउंस बैक के अंदर क्या हुआ, वापस टकरा करके उसी डायरेक्शन के अंदर आ गई। तो जैसे ये जो रे है ना, कुछ रेस वो इस तरह से बाउंस बैक हो रही है, यहां पर आ रही है, यहां आ रही है, तो ये बाउंस बैक हो रही है, वापस उसी डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन से जा रही थी ये, ठीक है। तो इसके बेस पर इसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले कि ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए इसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उसने सोचा कि ऐसा हुआ होगा कि जैसे ये मान लीजिए हमारे पास में एक एटम है, इस एटम में बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसने कहा कि जब हम इसके अंदर से रेज को पास कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम इसमें से रेज को पास कर रहे हैं तो क्या होगा, 99% रेज स्ट्रेट चली जाएंगी, ठीक है, स्ट्रेट चली जाएंगी, ये स्ट्रेट जा रही है। क्यों चली गई, क्योंकि एटम में मोस्टली जो स्पेस है वो खाली पड़ा हुआ है, इसलिए रेज सीधी निकल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
अच्छा, ये जो अल्फा रेज होती है ये मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, ये जो आ रही है ना यहाँ से रेज, ध्यान रखना ये अल्फा रेज है या अल्फा पार्टिकल्स वाली रेज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। हीलियम 2+ को ही अपन क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इसने कहा था कि 1 आउट ऑफ 2000 में से एक रे जो थी वो अपने एंगल से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई थी, इस तरह से अपने एंगल से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसके पीछे इसने रीजन ये बताया क्योंकि ये रेज जो होती है ना बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, अब नेचुरल है कोई पॉजिटिव चार्ज रेज जब पॉजिटिव चार्ज के पास से पास होंगी तो रिपल्शन तो होगा ही होगा, तो उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये आगे पास हो जाएंगी। तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पर रिपल्शन हुआ और ये इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई और ये डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, एक बार ये क्वेश्चन ले लेते हैं। यस बोलो अबे, वांट टू आस्क समथिंग? यस अबे, पॉजिटिव वेव जो थी, हाँ वो भी बता रहा हूं बेटा। एक्चुअली क्या है, इसका अभी कंक्लूजन आ जाएगा अपना, बस 2 मिनट वेट कर लो, इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी बता देता हूं मैं। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आपके पास में अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट होकर के मुड़ गए। तो इससे कुछ ये आइडिया लगा उन्हें कि पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि एक जो पार्टिकल था, एक पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, 20,000 में से कोई एक पार्टिकल जो था वो वापस उसी डायरेक्शन के अंदर मुड़ गया, लाइक दिस, बाउंस बैक हो गया जिसको अपन कह रहे हैं। ठीक है, तो इससे पूरी तरह से ये कंफर्म हो गया कि सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वो जो, और उसमें मास भी है, तो पूरा मास जो है एटम का वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है। और सेंटर में कंसंट्रेटेड होने की वजह से जो ये पार्टिकल यहाँ टकरा रहे थे वो बाउंस बैक हो रहे थे, क्योंकि नेचुरल अट्रैक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, रिपल होंगे। ठीक है, अब बात आती है इस चीज की कि यहाँ अपन ये कह रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना बेटा, एटम का जो साइज होता है ना वो बहुत ही वास्ट होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस की कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है, नेग्लिजिबल है, और ये पूरा स्पेस जो है ना ये खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं अल्फा पार्टिकल्स को भेज रहा हूं तो हो सकता है कि out of millions of particles only one particle will be attracted towards this electron and this will not be considered, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये नेग्लिजिबल वैल्यू है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में अपन उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं मोस्टली, तो वो नेग्लिजिबल है इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है, अभी अपन इस चीज में और देखेंगे कि जैसे आप एक 5 किलोमीटर का आपके पास रेडियस का एक ग्राउंड है, और उस 5 किलोमीटर के रेडियस के ग्राउंड में अगर मैं सेंटर में क्रिकेट की बॉल को रख देता हूं, ठीक है, तो क्रिकेट की बॉल जो है वो तो क्या काम करेगी, एक तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को शो करेगी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर बाउंड्री के अंदर होंगे, तो बीच में जो स्पेस है पूरा खाली है। अब अपन जो अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करा रहे हैं तो वो खाली स्पेस में से ज्यादा पास होगा, और ये तो आउटर पार्ट हो गया इसका। ठीक है, फिर एक और रेज हैंड है, और ये कौन पूछ रहे हैं, लेट मी सी, हाँ अजय पूछे, क्या कह रहे हैं? यस अजय। एक्चुअली लेड जो है ना बेटा, यहां पर अपन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, लेड मेटल है, और दूसरी बात लेड जो होता है वो ऐसा मेटल है जो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है। तो यहाँ लेड एक तरह से इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अफेक्ट नहीं होगा। आप देखो इसका एक सिंपल सा आपको वो देखें, आपसे अगर पूछा जाए कोई ऐसा मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, तो ध्यान रखना केवल एक ही ऐसा मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, वो है लेड। ठीक है ना, लेड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए लेड की रिएक्टिविटी कम है, इस वजह से इसको लिया गया है। ठीक है, मेटेलिक रिएक्टिविटी काफी कम होती है इसकी, लेकिन मेटेलिक इसमें हार्डनेस वगैरह ये सारी देखने को मिलती है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये जो कंक्लूजन लिए इसने, ये ऑब्जर्वेशन की, इसके बेस पर उसने अपना मॉडल दिया, और उस मॉडल में इसने कुछ पॉइंट्स दिए, और उस पॉइंट में इसने कहा कि पूरा जो एटम होता है, उस एटम का पूरा मास
टोटल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम। किसी भी एटम का पूरा मास जो है वो एटम के सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो पहली बार न्यूक्लियस नाम इसने दिया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन विच इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस या इन द न्यूक्लियस, दे इक्वल ईच अदर, दे आर इक्वल टू ईच अदर। वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में है उतना ही इसमें प्रोटॉन में होता है। और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होती है। अब एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, वो न्यूक्लियस के अंदर चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो ये उसने ये मॉडल दिया। अब इसके बाद में एक छोटा सा कंपैरिजन और अपन देखते हैं कि अगर हम यहां बात करते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की जो रेडियस है ना बेटा, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, इतनी कंसीडर की जाती है। और अगर मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करता हूं, रेडियस ऑफ एटम की जो रेडियस है दैट इज 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, मेरा कहने का मतलब है ये पूरा एटम कंसीडर कर रहा हूं तो इसकी जो रेडियस है एटम की वो तो मैं मान रहा हूं 10⁻10 मीटर है। और ये जो न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर, अगर इसकी रेडियस को देखा जाए तो इसकी रेडियस जो है 10⁻15 मीटर होती है। अब अगर इन दोनों का रेशियो देखें, मैं अगर 10⁻15 को 10⁻10 से वो करता हूं डिवाइड, तो 10⁻5 मीटर आता है। और 10⁻5 मीटर का मतलब क्या हो गया, 1 लाख मीटर, इतना हो गया, इतना मीटर हो गया। तो जो ये वैल्यू काफी बड़ी हो गई बेटा, ये जो वैल्यू है इट इज वेरी लार्ज वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कई किलोमीटर, एक छोटा सा कंपैरिजन मैं उसको बता देता हूं, इसको आप यूं कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है और जो एटम है, उन दोनों को अगर अपन कंपैरिजन करें तो मैंने अभी जैसे पहले बताया था कि न्यूक्लियस को अगर अपन क्रिकेट की बॉल मान लें तो आप ये मान के चले एक फुटबॉल का ग्राउंड है जो लगभग 5000 किलोमीटर का है, ठीक है। तो उस इतने किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है, किसके बीच में, आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच में। तो पूरा जो स्पेस है ये वाला जो है वो खाली पड़ा हुआ है बीच में, ये पूरा स्पेस जो है खाली है। तो ये चीज भी थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कई गुना ज्यादा न्यूक्लियस के कंपेरिजन में स्पेस खाली रहता है, ठीक है। तो इसे अपन कह रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले तो यहां तक हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किस तरह से किया गया था, किस तरह से न्यूक्लियस के बारे में पता चला। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के बाद बहुत सी टर्म और एग्जिस्टेंस में आई जो न्यूक्लियस से रिलेटेड थी, जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार, ठीक है, और आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कुछ सिंपल सी टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं कि जैसे इंपोर्टेंट डेफिनेशन है रिलेटेड टू एटम, एटम से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। तो यहां देख लेते हैं, इंपोर्टेंट टर्म्स ले लेते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू एटम। तो इसमें फर्स्ट जो है हमारे पास दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसको अपन किससे फाइंड करते हैं, एक्चुअली नंबर ऑफ
प्रोटोन प्रेजेंट इन एन एटम, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जिसमें किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन से भी हम इसे बता सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन आएगी कि आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। कोई भी न्यूट्रल एटम जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी उसके एटॉमिक नंबर को बताता है। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये सबके लिए वैलिड है, ध्यान रखना, चाहे वो आपके पास एटम हो चाहे वो आयन हो। आयन के लिए भी अपन इसको यूज में ले सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं किसी भी एटम के लिए फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, तो वो हमेशा एटॉमिक नंबर को बताते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मैं अगर बात करता हूं सपोज सोडियम की, Na और Na+, अगर मैं Na की बात करता हूं तो Na में देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 11। Na+ के अंदर अगर देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है। रीजन, क्योंकि मैंने यहाँ वन पॉजिटिव चार्ज शो किया है, तो वन पॉजिटिव चार्ज बताता है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। लेकिन दोनों ही केस में इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर क्या कंसीडर करेंगे आप, 11। तो यहाँ जो 10 इलेक्ट्रॉन थे, इससे तो मैंने एटॉमिक नंबर को डिफाइन नहीं किया ना। एटॉमिक नंबर किससे डिफाइन हो रहा है, प्रोटॉन से। तो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो वो उसका एटॉमिक नंबर को शो करेगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल न्यूट्रल कंडीशन में शो करेगा। जैसे न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो आप देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। तो यानी अपन इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, या एटॉमिक नंबर पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो ये तो जैसे एटॉमिक नंबर की बात हुई। फिर इसके बाद में एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर ले रहा हूं, एटॉमिक मास के बाद लेंगे, पहले मास नंबर ले रहे हैं। मास नंबर, एक्चुअली मास नंबर क्या होता है ये समझे। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम है उसे आप क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस में मिलते हैं दोनों, तो आप ध्यान रखें कि इसे ना हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में मिलने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी बात हो रही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जैसे अब अगर अपन देखें यहां पर मास नंबर, सपोज वी हैव कार्बन 12 एंड वी हैव नाइट्रोजन 14। ठीक है, वी हैव क्लोरीन 35 17। तो मैंने यहां पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, तो यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन भी हमें पता चल जाएगा कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है x, उस x एलिमेंट में ध्यान रखें बेटा, एटॉमिक नंबर जो है उसको तो आप लिखते हैं नीचे की तरफ, और एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास उसे आप लिखते हैं लेफ्ट साइड में अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो यहां पर मेरे पास जो ऊपर लिखे हुए हैं वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बॉटम राइट में लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर को। तो इसको देख करके हम तीनों चीजें बता सकते हैं। किसी भी एटम में अगर मैं बताना चाहूं कि हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है, सॉरी पहले तो एक एटॉमिक मास लिख देते हैं, एटॉमिक मास, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें अपन इस पे बता देंगे। चलिए देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें कार्बन। तो कार्बन में देखो एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर कह रहे हैं अपन यहाँ पर। मास नंबर क्या है, तो मास नंबर जो मैंने कहा ऊपर लेफ्ट साइड में टॉप में जो लिखा हुआ है वो आपके पास मास नंबर है। तो हियर मास नंबर इज 12, यहाँ पर कितना है 14, और यहाँ मिल जाएगा आपको 35। अब अगर मुझे मास नंबर पता हो तो ध्यान रखना बेटा, मास नंबर से, ठीक है, सॉरी मास नंबर तो पता है, अब उसके बाद प्रोटॉन और देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे न्यूट्रॉन।
तो प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, एक्चुअली जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर यहाँ बॉटम में नीचे की तरफ लिखते हैं हम। तो इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका है 7 और इसका है 17। तो ये आपके पास में प्रोटॉन भी हो गए और इसके एटॉमिक नंबर भी हो गया। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो अब न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें, तो हमें पता है मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मास नंबर में सेपरेट कर दूं। मास नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नीचे दिख रहा है, तो यानी 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 न्यूट्रॉन है इसमें, ठीक है। यहाँ पर 14 में 7 माइनस करेंगे, 7 न्यूट्रॉन्स है। यहाँ पर 35 में से 17 माइनस करेंगे तो 18 न्यूट्रॉन्स है। तो इस तरह से हमें न्यूट्रॉन का भी पता चल गया कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। और फिर इलेक्ट्रॉन अगर हमें देखना है तो इलेक्ट्रॉन तो हमें साफ दिख रहा है इसमें, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 18 है, ठीक है। तो इस तरह से अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर होगी बेटा आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास नंबर और एटॉमिक नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि आपके पास आइसोटॉप्स है, आइसोबार है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसोटॉन्स है। इनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही साथ फिर अपन आगे जैसे बोर मॉडल है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां तक जो मैंने आपको बता दिया है लगभग ये डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है। ये इस साल आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो हमारा जो बेटा एम है ना वो केवल ध्यान रखना 11th या 12th पढ़ाई करना नहीं है, आगे के लिए तैयारी करना भी है, इसलिए मैं ये चीजें आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। और वैसे भी ये इंस्ट्रक्शन है कि टीचर्स अगर हो सके तो जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी स्टूडेंट को पढ़ाएं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये आगे इंटर कनेक्टेड है कुछ अलग टॉपिक आगे वाले टॉपिक से, तो इनका भी आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है बेटा। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, एक बार लेफ्ट मत करना। तो